नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के बीच जारी गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि राजनीतिक दलों को चंदे के लिए शुरू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना एक नीतिगत निर्णय है और इसे खरीदने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधानिकता को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की याचिका पर शुक्रवार को फैसला यानी कि आज सुनाया जाएगा। इस संगठन ने अपनी याचिका में अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने या चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने का अनुरोध शामिल है, जिससे कि चुनावी प्रक्रिया में शुचिता बनी रह सके। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुशील, सबसे पहले पूरा विवाद बताइएगा और आज फैसला जो आने की संभावना है उससे जुड़ी हुई जानकारियां भी। जी देखिए, जो जीनत, सबसे पहले पूरा जो मामला है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी को चंदा देना चाहता है तो उसकी वैधता यानी कि वो उस चंदा देने वाले व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। इस याचिका में ये मांग की गई है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से जीनत कोर्ट में ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस पार्टी को चंदा दिया जाता है उस आदमी का नाम क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का ये वायलेशन करता है। जबकि याचिकाकर्ता ने साफ तौर से ये कहा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में पारदर्शिता बनी रहे तो कौन सा व्यक्ति किसी भी पार्टी को कितना चंदा देता है ये साफ होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। चुनाव आयोग भी केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर से ये कहा है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीधे रूप से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी को दिया जाता है चंदा, तो वो फिलहाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता है, वो फिलहाल कैश नहीं दिया जाता है। और अगर कैश किसी भी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी को चंदा नहीं दिया जाएगा जीनत, तो काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर से कहा कि राइट टू वोट के आधार पर हमें किसी को जानने का अधिकार ये नहीं है कि कौन व्यक्ति किसको वोट देता है, तो हमें ये भी जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा देता है। ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। लेकिन याचिकाकर्ता ये जानना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उनका नाम डिस्क्लोज हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसी वैधता को तय करेगा कि क्या चुनावी बॉन्ड को कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी को चंदा दिया जाता है तो क्या उस चंदा देने वाले व्यक्ति या पार्टी का नाम डिस्क्लोज किया जाए या नहीं। काफी अहम फैसला होगा। 10:30 बजे जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। देखना यह है कि इस फैसले से जीनत केंद्र सरकार को राहत मिलती है या फिर याचिकाकर्ता को। एक और जो पॉइंट होता है कि एक निश्चित फिगर होती है सुनील की, ठीक है, अगर आप 20,000 तक दे रहे हैं तो आप चेक दे सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हम बात करते हैं। फिर जिन लोगों ने याचिका दायर की है उनका बेसिक आधार क्या है, क्योंकि हम बार बार राजनीति के शुद्धिकरण की बातें करते हैं। चंदे को लेकर हम देखते हैं कि किस तरह से कई बार मामले आते हैं, ब्लैक को व्हाइट करने की चीजें भी कई बार सामने आती हैं। तो उन लोगों का आधार क्या यही सब कुछ है? देखिए जीनत, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें ये समझने की बात है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, जो हम किसी को अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंकों में ट्रांजैक्शन जो लिमिट है वो 20,000 से ऊपर अगर हम किसी को ट्रांजैक्शन किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति को हम अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो बैंक के दायरे में आ जाएगा, पहला। दूसरा कि अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहता है तो उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति किसी भी बैंक के द्वारा किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदता है तो वो थ्रू किसी बैंक से ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। और अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है जीनत, तो उसका एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देगा तो वो बैंक के और इनकम टैक्स के दायरे में है। तो बैंक और इनकम टैक्स को ये बेहतर पता है कि कौन सा व्यक्ति
किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा देना चाहता है। लेकिन केंद्र सरकार यहाँ ये कह रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से चंदा देता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है और ये हमें जानने का हक नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा देता है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। तो जो संबंधित एजेंसी है उनको ये जानकारी है कि कौन सा व्यक्ति किसी भी पार्टी को कितना चंदा दे रहा है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि उस व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज होना चाहिए। इसमें एक दूरगामी परिणाम ये भी हो सकता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये जानना चाहती है, बाद में सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देता है कि उसका नाम डिस्क्लोज होना चाहिए, तो ये वो पार्टी जान सकती है कि कोई पर्टिकुलर आदमी किसी पार्टी को कितना चंदा दिया और आने वाले दिनों में वो पॉलिटिकल पार्टी उसको परेशान भी कर सकती है या उसके फेवर में चीजें कर सकती है। ये तमाम चीजें फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई और इसीलिए केंद्र सरकार ने इस चीज का विरोध किया। केंद्र सरकार ने ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा, राइट टू वोट का अधिकार है तो राइट टू गिव का भी अधिकार होना चाहिए और यही केंद्र सरकार ने जीनत कोर्ट में समझाने की कोशिश की। तो 10:30 बजे तक का जो है इंतजार करना होगा और थोड़ा सा हमें कहें कि समझने वाली चीजें ये हैं। सुशील, एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के इस पर क्या मशवरे हैं या क्या उनके पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम जब जनहित के इश्यूज देखते हैं तब वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने आप को दिखा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रिएक्शंस हैं, बाकियों के क्या स्टैंड्स हैं? जी देखिए, राजनीतिक पार्टियां फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड का लगातार विरोध करती भी नहीं रही हैं, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो अब ऑनलाइन हो गई है तो पारदर्शिता जीनत वहीं से साफ हो गया है। अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से फंड करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि हमने बैंक से फिलहाल अपने पैसे लगाकर किसी भी बैंक से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया है, तो वो चीजें सब कुछ ऑनलाइन है। और बात करें जांच एजेंसी की तो वो फिलहाल इनकम टैक्स के दायरे में है या इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। ये तमाम चीजें जो जांच एजेंसियों को पता भी होती हैं, तो फिलहाल राजनीतिक पार्टियां फिलहाल इस चीज का विरोध नहीं कर रही हैं और इसीलिए केंद्र सरकार भी इसी पक्ष में खड़ी है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये साफ तौर से कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना गलत नहीं है, लेकिन उस चंदे का पैमाना कितना होना चाहिए ये तय होना जरूरी है। तो काफी अहम फैसला होगा। नजरें सभी राजनीतिक पार्टियों की भी टिकी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड द्वारा चंदा देना एक बड़ा सवाल भी है और इससे पहले याचिकाकर्ता ने साफ तौर से ये कहा कि हमें उन लोगों की सूची की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा व्यक्ति कितना चंदा देता है। ठीक है, आपसे जो है हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत महत्वपूर्ण फैसला, क्योंकि आप 20,000 तक से कम की अगर अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं तो वहां पर रसीद का जिक्र होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा देते हैं तो चेक का जिक्र, बकायदा बैंक अकाउंट, तो ट्रांसपेरेंसी की बातें होती है। देखिए क्या कुछ फैसला आता है, थोड़ा इंतजार करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की न सिर्फ तारीफ की बल्कि इसे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद करार देते हुए मोदी सरकार को शुक्रिया कहा। अदालत ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं शुरू की। आयुष्मान भारत योजना उनमें से एक है। जस्टिस एसपी केसरवानी की सिंगल बेंच ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के शुरू होने से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो सपना पूरा हो गया जो उन्होंने किसानों की खुशहाली को लेकर देखा था। अदालत ने मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई योजनाओं की तारीफ की और आयुष्मान भारत योजना को लेकर शुक्रिया कहा। कोर्ट ने इसके बाद देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का क्या सपना था, महात्मा गांधी का क्या सपना था। इसके बाद समस्त तथ्यों को विचार करते हुए कोर्ट ने वर्तमान भारत सरकार की आयुष्मान योजना को धन्यवाद देते हुए यह सहर्ष कहा कि प्रथम बार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो सपनों को साकार हुआ है वो प्रथम बार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हुआ है। इसमें है किसानों की बेसिक प्रॉब्लम होती है हेल्थ की सुरक्षा का, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उनके लिए कोई भी नहीं था, जिसमें आयुष्मान भारत ने सर्वप्रथम स्वास्थ्य के किसानों के स्वास्थ्य को देखा और उसकी सुरक्षा। इतना ही कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने वर्तमान सरकार को आगे भी केंद्र सरकार के लिए लिखा है कि किसानों के हित में अनेक तरह के कदम उठाए गए हैं जो स्वागत योग्य हैं।